हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू राव एकेडमी। आई एम शुभम देशमुख और आज की क्लास में हम एमपीपीएससी में जो आपको इथिक्स है, इथिक्स में जो फिलोसोफर्स हैं, फिलोसोफर्स हम पढ़ना शुरू करेंगे। इसमें सबसे पहले फिलोसोफर हम सोक्रेट्स को देखेंगे कि सोक्रेटस की पूरी फिलोसॉफी और उसे समझेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस आपको मेंस में आएंगे यहाँ से, और उसे आगे समझने की कोशिश करेंगे। ये आपको एमपीपीएससी में मेंस में जीएस4 में जो एथिक्स वाला टॉपिक है वहां से, ये सबसे फर्स्ट यूनिट में वहां से हमने लिए हैं। सबसे पहले हम देखें तो आप ये पीछे जो पिक्चर देख पा रहे होंगे, यही है सोक्रेटस, और ये विश्व के सबसे महान दार्शनिक में से एक कहे जाते हैं। जो सोक्रेटस है उन्हें ही कहा जाता है कि जो वेस्टर्न फिलोसॉफी है उसके फादर कहे जाते हैं, कि इनके बाद से ही जो वेस्टर्न फिलोसॉफी में एथिक्स, इंक्वायरी, ये सारी चीजें जो लॉजिकल रीजनिंग थी, उन्हें इसका जन्मदाता कहा जाता है, कि इन्होंने ही ये सारी चीजें लोगों को एक सिखाई और एक इथिक्स को एज अ सब्जेक्ट के तौर पे आगे बढ़ाया था। जब हम वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर्स पढ़ते हैं तो वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर्स में सबसे पहला नाम जो आता है वो इन्हीं का ही आता है, सोक्रेटस का। सोक्रेटस के ही फिर शिष्य हुए प्लेटो, प्लेटो के बाद एरिस्टोटल, जो आपको सिलेबस में दिया हुआ है। सोक्रेटस, प्लेटो एंड एरिस्टोटल आपको वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर्स में 3 दिए हुए, और उसके सबसे पहले जो थे वो थे ये सोक्रेटस, जिसे आज हम पढ़ रहे हैं। एक इंट्रोडक्शन देखते हैं हम सोक्रेटस के बारे में, कि हिंदी में से आपको देखने मिलेगा सुकरात लिखा हुआ रहता है, और इंग्लिश में सोक्रेटस कहते हैं हम इन्हें, सोक्रेट्स या सोक्रेटस। ये एक ग्रीक फिलोसोफर थे। इनका जो जन्म हुआ था वह ग्रीस में हुआ था, जो आज यूरोप में ग्रीस है। ग्रीस में जो एथेंस स्टेट था वहां पे इनका जन्म हुआ था, और इसीलिए ये एक वेस्टर्न फिलोसॉफी में ग्रीक फिलोसोफर थे जिनका जन्म एथेंस में हुआ, और 469 से 399 बीसी तक के इन्होंने इनका पूरा समय रहा है। 469 से 399 बीसी। आप समझिए कि ये वही समय था जब इंडिया में भी जो बुद्धिज्म और जैनिज्म जैसे जो फिलोसॉफी थी वो जन्म ले रही थी। उसी समय पे ही वेस्टर्न में एक जो फिलोसॉफी जन्म ले रही थी वही सोक्रेटस की फिलोसॉफी थी। सो टाइम पीरियड लगभग वही था, 5th सेंचुरी बीसी वाला। He is frequently credited as the originator of the Western philosophy and one of the first moral thinkers of ethical school of thought। जो मैंने आपको बताया कि ये पहले वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर पहले कहे जाते हैं, और इन्होंने ही एथिकल स्कूल ऑफ थॉट्स, मोरल थिंकर्स जो थे जिन्होंने एथिकल स्कूल ऑफ थॉट्स इसकी शुरुआत करी थी। सोक्रेटस में बी कंसिडर्ड एज द फर्स्ट सिग्निफिकेंट फिलोसोफर ऑफ एथिक्स। एथिक्स के पहले फिलोसोफर कहे जा सकते हैं, क्योंकि in contrast to the most pre-Socratic philosophers, he was more interesting in figuring out how the cosmos worked। जो सोक्रेटस थे, सोक्रेटस के पहले जितने भी फिलोसोफर्स हुए, जितने भी थिंकर्स हुए, उन्होंने जो फिलोसॉफी दी थी वो बहुत धर्म के आधार पे दी थी, कि धर्म ग्रंथों में जो चीजें लिखी गई हैं उसके आधारों पे दी थी। लेकिन सोक्रेटस जब आए तो सोक्रेटस ने बोला कि जो चीजें लिखी हुई है हम उन पे ऐसे ही विश्वास कैसे कर लें। उन्होंने लॉजिकल रीजनिंग शुरू किया, सोचना शुरू किया कि नहीं, कोई भी चीज हम सोच विचार के ही क्या करेंगे, अपनाएंगे, अडॉप्ट करेंगे। और हम जो अडॉप्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए, एक सही चीजों को अडॉप्ट करना चाहिए, जिसे क्या कहा गया, एथिक्स। कि इसे ही जो सोक्रेटस थे उन्होंने आगे बढ़ाया, और उसके पहले के जो वेस्टर्न थिंकर्स थे उनसे थोड़ा सा अलग हटके इन्होंने अपनी सोच बनाई, इसीलिए ही इन्हें फादर ऑफ एथिक्स कहा जाता है। सोक्रेटस के ही जो डिसिपल हुए वो हुए प्लेटो, और प्लेटो 427 से 347 बीसी जो इनका टाइम पीरियड था, सोक्रेटस के ही शिष्य कहे जाते हैं। और सोक्रेटस से ही सीख के प्लेटो, इन्होंने भी फिर जो इनकी थिंकिंग थी, जो इनके विचार थे सोक्रेटस के, उसे आगे बढ़ाया था। एंड ही वॉज द मोस्ट रिनाउंड स्टूडेंट ऑफ सोक्रेटस। अब हम देखते हैं सोक्रेटस के बारे में। इनका जो इंट्रोडक्शन हमने देखा था उसमें हम ये सारी चीजें समझते हैं कि सोक्रेटस के और क्या बारे में हम एक इंट्रोडक्शन जान सकते हैं। सो इनका जो टाइम पीरियड रहा है वो टाइम पीरियड 469 से 399 बीसी रहा। सोक्रेटस जिस पीरियड में रहे उस पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ एथेंस कहा जाता है, क्योंकि सोक्रेटस ने जो विचार दिए, जो चीजें सिखाई, उनसे एक समाज को बहुत प्रेरणा मिली, बहुत आगे बढ़ने में मदद मिला। इसीलिए सोक्रेटस के टाइम पीरियड को गोल्डन एज ऑफ एथेंस के नाम से भी जाना जाता है।
सोक्रेटस बचपन से ही अगर हम देखें तो इनके चाइल्डहुड से ही ये बहुत काफी एक्टिव रहे सारी चीजों में। उस समय जैसे बच्चे बच्चे लोग रहते हैं कि हर चीजों में एक्टिव, वैसे ही म्यूजिक में ये काफी एक्टिव रहे। ये जिम्नास्टिक्स में एक्टिव थे। ये ग्रामर जो थी उस समय, ग्रीक्स माइथोलॉजीज और इन सबको समझने में इन्होंने बहुत ज्यादा रुचि थी इनकी। और ये अपने आप में, जो इनके पिता थे एक मूर्तिकार स्कल्पचर थे, और वो भी एक उन्होंने अपने पिता के आगे बढ़ाया, और ये भी एक क्या थे, मूर्तिकार थे। सोक्रेटस के बारे में अगर हम जाने तो हम सोक्रेटस के बारे में अगर हमें डायरेक्ट सोक्रेटस की कुछ किताबें नहीं मिलती, सोक्रेटस ने जो लिखा है वो नहीं मिलता, हमें दूसरों के बारे में से जानने को मिलता है कि जो प्लेटो थे उनके शिष्य, उन्होंने जो राइटिंग्स लिखी, उन्होंने जो लिखा, उससे हम सोक्रेटस के बारे में बहुत कुछ समझते हैं। सो इसमें यही चीज लिखी है, डिस्पाइट ओनली being known to us via others people narrative, he is regarded as one of the founders of western philosophy. वेस्टर्न फिलोसॉफी जो थी उसके जो फाउंडर कहे जाते हैं वो यही सोक्रेटस कहे जाते हैं। जो अदर थिंकर्स थे उन्होंने जो जो लिखा, जो उनकी राइटिंग्स थी, उससे हमें पता चलता है कि जो सोक्रेटस थे यही वेस्टर्न फिलोसॉफी के फादर रहे हैं। ये कहते थे कि जो इनकी ड्यूटी है, जो इनका जन्म हुआ है यहाँ पे, उनका मेन ड्यूटी ही है कि लोगों को एहसास कराना कि वह मोरली कितनी इलिटरेट है। वहां पे उस समय जो चल रहा था, एक ग्रीस एथेंस में जो फिलोसॉफी चल रही थी या लोगों की जो सोच थी, वह एक पुरानी पद्धति से चल रहे थे कि जो सबने बता दिया हम उसी को ही फॉलो करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। हम ये क्वेश्चंस नहीं करेंगे कि ऐसा क्यों है। किसी ने बोल दिया कि हाँ सूरज पूरब से उगता है, तो हाँ पूरब से उगता है। क्यों सूरज पूर्व से उगता है, वाई सन राइजेस इन द ईस्ट, हम क्वेश्चंस नहीं करेंगे, हम जस्ट ब्लाइंडली उस चीज को फॉलो कर लेंगे। तो सोक्रेटस कहते थे कि मेरा जो जन्म है या मेरा कार्य एक ही है, मेरी ड्यूटी यही है 480 बीसी में, वह ड्यूटी मेरी ये है कि लोगों को एहसास दिलाना, एथेंस के लोगों को बताना कि वो कितने मोरली इलिटरेसी है, उनमें वो जो नैतिकता उनमें क्या है, मॉरली इलिटरेट है, उन्हें नैतिक ज्ञान नहीं है, इन सब चीजों के बारे में जानकारी देना। और सोक्रेटस के सारे जो आइडियाज हैं, सोक्रेटस जितनी सारी चीजें बताए हैं, जो भी ज्ञान दिया है उन्होंने, वह एक ही चीज के अराउंड घूमती है कि हमें कैसे बेहतर जीवन जीना है, हमें जीवन कैसा जीना चाहिए। इसके बारे में सोक्रेटस की जो पूरी फिलोसॉफी है, सोक्रेटस की पूरी थिंकिंग्स है, वो पूरा का पूरा इसी एक चीज के अराउंड घूमती है। वो यह थी कि हाउ टू लिव अ डिसेंट एंड एथिकल लाइफ, हम एक ऐसा डिसेंट और एथिकल लाइफ कैसे जी सकते हैं, उसके बारे में ही सोक्रेटस पूरा समझाते थे, उनकी पूरी फिलोसॉफी थी। ये एक हमने सोक्रेटस का इंट्रोडक्शन देखा, एक बायोग्राफी देखी कि कहाँ इनका जन्म हुआ था और उन्होंने क्या चीजें अपने समय पे क्या क्या चीजें कंट्रीब्यूट करी और क्या चीजें उन्होंने देने का प्रयास किया। अब हम देखते हैं कंट्रीब्यूशन ऑफ सोक्रेटस। क्वेश्चन आपको यही आ सकता है कि एक्सप्लेन अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोक्रेटस या राइट अबाउट द कंट्रीब्यूशन ऑफ सोक्रेटस फिलोसॉफी। तो सबसे पहली चीज हम यही देख रहे हैं कि सोक्रेटिस के कंट्रीब्यूशन क्या थे, और उसमें सबसे पहला फिलोसॉफिकल बिलीफ्स, मतलब सोक्रेटिस के दार्शनिक विचार कैसे थे या दार्शनिक मान्यताएं कैसी थी, इसे हम देखने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे यही चीज है कि सोक्रेटिस के पहले जो फिलोसोफर्स थे, जो भी एक दार्शनिक हुए सोक्रेटिस के पहले वेस्टर्न वर्ल्ड में, वो बहुत ज्यादा कॉस्मोस वर्ल्ड, मतलब कि मेटाफिजिकल एस्पेक्ट्स वगैरह की, यह रिलीजियस टेक्स्ट कि यह पृथ्वी कैसे बनी, ज्योग्राफी कैसे है, माउंटेन्स कैसे आए, प्लेन्स कैसे हैं, प्लेट्यूज कैसे हैं, ये पहाड़ कैसे आए, भगवान देवी देवता, इन सब के अराउंड ही सोक्रेटिस के पहले जो फिलोसोफर्स थे उनकी थिंकिंग थी कि जो रिलीजियस टेक्स्ट, उस समय जो धर्म ग्रंथ बने हुए थे, उन धर्म ग्रंथों में जो लिखा हुआ है उसे ही ब्लाइंडली फॉलो करना और एक ज्योग्राफिकल मेटाफिजिकल वर्ल्ड को ही समझने की कोशिश करना, ये सोक्रेटिस के पहले के फिलोसॉफी जो थे वो वहीं तक ही कन्फाइंड थी। Philosophy was largely concerned with the metaphysical, religious और scientific issues. सोक्रेटस पहले थे जिन्होंने बोला कि नहीं, हमें इससे ऊपर उठ के मोरल थिंकिंग के बारे में भी सोचना चाहिए, एथिक्स के बारे में भी सोचना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है, हमें कैसे बेहतर जीवन जीना चाहिए, हाउ टू लिव अ डिसेंट लाइफ। इसके बारे में सोक्रेटस ने पहली बार विचार किया और लोगों को समझाया कि हमें इथिक्स अ प्रैक्टिकल एंड पॉलिटिकल फोकस, इथिक्स के ऊपर प्रैक्टिकल और पॉलिटिकल फोकस करना चाहिए कि हमें इथिक्स क्या है, नैतिकता क्या हो सकती है, कैसे बेहतर नैतिक जीवन जीना है, इसके बारे में उन्होंने सबसे पहले फोकस किया था। He contended that the primary emphasis of philosophical investigation should be on the human domain, मतलब जो हमारा
दर्शन है, फिलोसॉफी है, उसका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो ह्यूमन डोमेन मतलब मानव के इर्द गिर्द ही घूमना चाहिए, कि मनुष्य के इर्द गिर्द, कि मनुष्य कैसे नैतिक जीवन जी सकता है, वह अपनी लाइफ को कैसे बेटर कर सकता है, इसके अराउंड ही पूरे जो हमारी फिलोसॉफी है वो रहनी चाहिए, ऐसा सोक्रेटस कहते थे। तो पहला हमने फिलोसॉफिकल बिलीफ्स उनके देखे कि उनके क्या कंट्रीब्यूशन थे। ये सारी चीजें जब हम पढ़ेंगे तो हमें बहुत कुछ सीखने मिलेगा सोक्रेटस से, कि सोक्रेटस की क्या शिक्षाएं थी, सोक्रेटस ने समाज को क्या क्या दिया, और हम अपने जीवन को भी कैसे बेहतर कर सकते हैं सोक्रेटस की फिलोसॉफी को समझ के, सोक्रेटस की बातों को मान के। इसीलिए ही आपको ये जो टॉपिक सोक्रेटस दिया हुआ है वो आपको सिलेबस में दिया हुआ है कि कैसे हम उनकी बातों को अडॉप्ट करके अपना जीवन बेहतर कर सके। सोक्रेटस की जो दूसरा सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है वो है डायलॉग्स। डायलॉग्स मतलब संवाद। अगर मैं बात करूं सोक्रेटस की मेन जो टीचिंग थी, जो मेन उनकी शिक्षा थी, वह इसी डायलॉग्स के अराउंड थे, कि वह कुछ सिखाते नहीं थे, उन्होंने कुछ लिखा नहीं, उन्होंने कुछ किताबें नहीं लिखी कि आपको ये फॉलो करना है। वह लोगों से एक दूसरे से संवाद करते थे। कहीं पे भी सोक्रेटस रोड से गुजर रहे हैं और किसी चौराहे में उन्हें भीड़ दिखी तो वहां पे वह रुक गए और आपस में उन लोगों से क्या करने लगते थे, वो बातें करने लगते थे, संवाद करने लगते थे। अगर कोई भी मैटर पे चर्चा चल रही है तो अच्छा ऐसा क्यों है, आपको क्यों लगता है कि ये यही सही है, आपके क्या विचार है, आपको क्यों लगता है कि यह चीज सही नहीं है, और आपस में इसी क्या करते रहते थे, एक दूसरे से संवाद करते रहते थे, और लास्ट में जो एक कंक्लूजन निकल के आता था उसे ही मानते थे यही क्या है, ट्रुथ है, यही सही है। इसलिए सोक्रेटस की जो सबसे इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूशन है वह कहा जाता है उनकी डायलॉग्स, या इसे ही कहते हैं हम डायलेक्टिकल मेथड्स। Socrates believed that the best way to learn about the virtues and ethical behavior was through the dialogues. Socrates मानते थे कि अगर हमें सही से किसी भी चीज को सही से समझना है तो उसका सबसे अच्छा तरीका हो सकता है क्या, डायलॉग्स। एक दूसरे के साथ क्या करते रहो, संवाद करते रहो, और आप क्या समझ पाओगे, तभी आप एक सच्चाई, एक ट्रुथ को आप समझ पाओगे। The Socratic method or dialectic is a method of long-winded discussion that has largely repelled solitary reflections. जो सोक्रेट्स की मेथड थी जो एक चीज को समझाने की, वह कौन सी थी, वो उसे ही कहते हैं डायलेक्टिक मेथड। और इसमें लॉन्ग डिस्कशन शामिल होते थे, एक दूसरे के साथ संवाद की, अच्छा मैं यह कह रहा हूं कि यह बात सही नहीं है तो उसके पीछे मैं तर्क दूंगा कि ये तर्क हो सकते हैं, दूसरा फिर उससे क्वेश्चन करेगा कि नहीं इस चीज से तो अच्छा ये भी हो सकता है। आपस में तर्क वितर्क चलते रहेंगे, डिबेट्स चलते रहेगी, अपने अपने पॉइंट्स लिखेंगे और लास्ट में एक कंक्लूजन निकलेगा कि कौन सी बात सही है, कौन सी बात गलत है। और यही था सोक्रेटिस का सबसे बड़ा दूसरा कंट्रीब्यूशन कि उन्होंने डायलॉग, संवाद, डायलेक्टिक मेथड दी कि आप इसी तरीके से संवाद करके चीजों को आगे बढ़ाइए। तीसरा कंट्रीब्यूशन सोक्रेट्स के जो हम देखते हैं कि सोक्रेट्स ने बताया कि वर्च्यू क्या है। वर्च्यू मतलब कोई भी चीज, अच्छाई क्या है, क्या भलाई है, किसे हम अच्छाई कहेंगे। और सोक्रेटिस ने कहा कि नॉलेज इज वर्च्यू। उन्होंने कहा ज्ञान ही एक सबसे परम सत्य है, आपके पास ज्ञान ही है, वही सबसे बड़ी आपके अंदर एक अच्छाई है। Socrates met the connection between knowledge and virtue which results in moral behavior. अगर आपके अंदर सही ज्ञान है, ज्ञान भी सही होना, अगर आपके अंदर सही ज्ञान है तो वही सच आपके अंदर की एक अच्छाई है, वही वर्च्यू है, और उसी से ही क्या होगा, मोरल बिहेवियर, आपका एक नैतिक बिहेवियर जो है वह सामने आएगा। Socrates was a fervent belief that virtue, what he called the good or knowledge and understanding of it were enough to provide happiness. अगर आपने पहचान लिया कि सत्य क्या है, अगर आपने पहचान लिया कि ज्ञान क्या है, सही ज्ञान की अगर आपको प्राप्ति हो गई तो आपने सब कुछ प्राप्त कर लिया और वही असली खुशी है। यह कहते थे सोक्रेटिस कि अल्टीमेट हैप्पीनेस इज टू नो द व्हाट इज गुड और व्हाट इज नॉलेज। टू हिम नोइंग द गुड वॉज ऑलमोस्ट लाइक अटेनिंग निर्वाण। वो कहते थे कि अगर आपने जान लिया कि सही क्या है, सत्य क्या है, अच्छाई क्या है, तो आप समझ जाएंगे कि आपने अपने जीवन में निर्वाण प्राप्त कर लिया और यही अल्टीमेट एक हैप्पीनेस होगी, ऐसा सोक्रेटिस कहते थे। सोक्रेटिस की जो चौथी शिक्षा है वह है प्रायोरिटी ऑफ द केयर ऑफ सोल। मतलब हमें अपनी आत्मा को प्रायोरिटी देना चाहिए। भौतिक जीवन जो है, फिजिकल वर्ल्ड है, उसमें लिप्त ना होके फिजिकल वर्ल्ड में हमें घूमना, कहीं बाहर जाना या ऐशो आराम जो कर रहे हैं हम, उससे ऊपर उठ के हमें किस पे ध्यान देना चाहिए, हमें अपनी आत्मा पे, हमारी सोल को प्रायोरिटी देना चाहिए। और इसी को ही सोक्रेटिस कहते थे कि सोक्रेटिस रिपीटेडली स्ट्रेसेस दैट
A human being must care for his soul more than anything else. अपनी आत्मा को हमेशा अपने प्रायोरिटी देना चाहिए किसी भी चीज से ऊपर उठकर. Socrates found that his fellow citizens called for wealth, reputation and their bodies. मतलब लोग वेल्थ को, पैसों को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लोग फिजिकल वर्ल्ड को ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, लोग रेपुटेशन को कि मेरी समाज में रेपुटेशन कैसी है इसको ज्यादा प्राथमिकता देते हैं, जबकि अपनी आत्मा को, जो उनकी सोल है, जो आत्मा कह रही, जो इनर वॉइस है, उसे क्या कर देते हैं, नेग्लेक्ट कर देते हैं. और जो सोक्रेटस थे वो यही कहते थे, हमें किसे प्रायोरिटी देना चाहिए, हमें अपनी सोल को प्रायोरिटी देना चाहिए, जो आत्मा है उसे प्रायोरिटी देना चाहिए. Happiness flows not from physical or external conditions such as bodily pleasures or wealth and power, but from living a life that's right for your soul. जो आपकी खुशी है जीवन में, जो आपको हैप्पीनेस है, वो आपको अल्टीमेट हैप्पीनेस बाहरी चीजों से नहीं मिलेगी, फिजिकल वर्ल्ड से नहीं मिलेगी, ये पैसा, वेल्थ, इन सब चीजों से नहीं मिलेगी, वेल्थ, रेपुटेशन, इन सब से नहीं मिलेगी. जबकि जो अल्टीमेट हैप्पीनेस है, जो खुशी है, वो आपको अंदर से मिलेगी जब आपकी आत्मा खुश रहेगी, जब आप अपनी आत्मा को समझ पाओगे कि एक जो इनर वॉइस है उसको आप समझ पाओगे, तभी आपको क्या मिलेगा, एक अल्टीमेट हैप्पीनेस मिलेगी. यही सोक्रेट्स की फिलोसॉफी थी. सोक्रेट्स की एक और शिक्षा थी, जो फिफ्थ उनका कंट्रीब्यूशन हम देख रहे हैं, उनकी शिक्षा वो यह थी कि एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. अगर आप जीवन में यहाँ पे आए हो और अगर अपने जीवन को आपने अच्छे से समझा नहीं, हमारा जहाँ पे जन्म क्यों हुआ है, और आपने इस जीवन के लिए कुछ किया नहीं, तो आपका यहाँ पे जन्म लेना वर्थ नहीं है, व्यर्थ है. अगर सोक्रेटिस यही कहते थे, एन अनएग्जामिन्ड ह्यूमन लाइफ इज डिप्राइव्ड ऑफ द मीनिंग एंड पर्पस ऑफ एग्जिस्टेंस. आपका यहाँ जो जन्म हुआ है उसके एग्जिस्टेंस का कोई भी मतलब नहीं है. हम एक इंसान, एक मनुष्य और जानवर के बीच में कोई फर्क नहीं रहेगा. अगर आपका यहाँ पे जन्म हुआ है और आप सिर्फ खा रहे हैं, सो रहे हैं, पी रहे हैं, रिप्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रोक्रिएट कर रहे हैं, तो यह तो एक जानवर भी करता है. तो इंसान और जानवर के बीच में फर्क क्या रहा? इंसान और जानवर के बीच में फर्क यह है कि मनुष्य के पास है बुद्धि, दिमाग, और उसी का ही यूज करके आपको क्या करना है, चीजों को सोचना है, थिंकिंग करना है, विचार करना है कि यह चीज है तो क्यों है, यह चीज नहीं है तो क्यों नहीं है. और इफ वी डोंट थिंक वी आर नो मोर देन एनिमल्स, सिंपली ईटिंग, स्लीपिंग, वर्किंग एंड प्रोक्रिएटिंग. अगर हम सोच नहीं रहे, विचार नहीं कर रहे हैं, तो हम एक एनिमल से बढ़कर कुछ भी नहीं है. यह सोक्रेटिस कहते थे. लास्ट सोक्रेटिस का कंट्रीब्यूशन या उनका जो शिक्षा थी वह थी आइडियल लाइफ. कैसे हम एक आदर्श जीवन जी सकते हैं. आइडियल लाइफ किसे कहेंगे सोक्रेटिस के अकॉर्डिंग? तो सोक्रेटिस कहते थे, सेल्फ इंप्रूवमेंट, स्पेशली द परस्यूट ऑफ गुडनेस, वर्च्यू, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड फ्रेंडशिप शुड बी एम्फेसाइज्ड इन एन आइडियल एग्जिस्टेंस. अगर एक आइडियल आदर्श जीवन जीना है या आदर्श लाइफ जीना है, तो हमें गुडनेस, वर्च्यू, एक अच्छाई, जस्टिस, ऑनेस्टी एंड फ्रेंडशिप, इन सब चीजों को क्या देना चाहिए, इन सब चीजों को एम्फेसाइज करना चाहिए अपने जीवन में. एंड इंडिविजुअल वैल्यूज, क्वालिटीज लाइक जैसे लव, फ्रेंडशिप, करेज एंड ट्रूथ सिग्निफिकेंटली मोर देन अदर्स बिकॉज हिज आइडियल्स. उन्होंने कहा कि जीवन में प्रेम, फ्रेंडशिप, करेज, ट्रूथ, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है किसी और भी चीजों से. अगर आपको एक नैतिक जीवन जीना है, अगर आपको एक आइडियल लाइफ जीना है, तो आपके आइडियल्स ये होने चाहिए कि आपके जीवन में लव, फ्रेंडशिप, करेज, ट्रूथ, यह सारी चीजें मौजूद हो. और इस तरह से हम देखते हैं कि यह एक शिक्षा थी सोक्रेटिस की. इन शिक्षाओं को हम सोक्रेटिस के कंट्रीब्यूशन के रूप में देखते हैं कि सबसे पहला सोक्रेटिस जो थे, उन्होंने सिखाया कि क्या फिलोसॉफिकल बिलीफ्स होंगे. उन्होंने एथिक्स के ऊपर प्रायोरिटी देना शुरू किया कि हमें एथिक्स हमारे जीवन में अडॉप्ट करने चाहिए. दूसरी जो उनकी शिक्षा थी वो थी डायलेक्टिकल मेथड, एक दूसरे से संवाद करके चीजों को जानना. तीसरा, उन्होंने नॉलेज को वर्च्यू कहा कि ज्ञान ही सबसे बड़ी अच्छाई है हमारे जीवन की. चौथी चीज उन्होंने कहा था कि प्रायोरिटी ऑफ द केयर ऑफ सोल, हमें अपनी आत्मा को प्रायोरिटी देना चाहिए इस फिजिकल वर्ल्ड से ऊपर उठ के. उन्होंने पांचवी चीज कही थी, एन अनएग्जामिन्ड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग. अगर आप इस जीवन में सोच नहीं रहे हो तो आपका जीवन व्यर्थ है. और लास्ट, आइडियल लाइफ, कैसे हम एक आदर्श जीवन, मोरल लाइफ जी सकते हैं. तो उसके लिए उन्होंने कहा था कि लव, फ्रेंडशिप, करेज, ये सिग्निफिकेंटली इंपॉर्टेंट है अगर आपको एक आइडियल लाइफ जीना है. तो यह कुछ शिक्षाएं थी सोक्रेटिस की. और अब हम देखते हैं सोक्रेटिस के सबसे इंपॉर्टेंट डायलेक्टिकल मेथड, जो सोक्रेटिस की ये जो संवाद वाली विधि थी. ये आप देख पा रहे होंगे सोक्रेटिस को पिक्चर में.
कि यहाँ पे ये सोक्रेटस बैठे हुए हैं और यह इन लोगों से, युद्ध से संवाद कर रहे हैं कि आप बताइए कि क्या हो सकता है। सोक्रेटस यही करते थे, किसी चौराहे से गुजर रहे हैं, वहां पे जो भी लोग इकट्ठा हुए हैं उनके बीच में बैठ जाएंगे और बातें करते रहेंगे, उनके विचारों को सुनते रहेंगे, उनके ज्ञान को सुनते रहेंगे और एक दूसरे से फिर कन्वर्सेशन करना शुरू करेंगे कि अच्छा आप बताइए यह क्या है। सोक्रेटिस जो शिक्षा देते थे वो किसी पे जोर जबरदस्ती नहीं कर रहे थे कि मैं जो बोल रहा हूं वही सत्य है। जैसे अगर सोक्रेटिस को कहना है कि शराब जो है, शराब पीना गलत बात है, सो सोक्रेटिस ये नहीं कहते थे कि आप शराब मत पियो, शराब पीना गलत बात है। वह किसी से कन्वर्सेशन करेंगे तो सीधे बोलेंगे कि अच्छा आप शराब पीते हो, ठीक है, कुछ हम इस पे क्वेश्चन आंसर्स करते हैं कि आप शराब क्यों पीते हैं, इससे आपको क्या फायदा होता है, इससे अगर आप शराब पीते हैं तो इससे आपको क्या नुकसान होते हैं आपको पता है, उसके नुकसान के बारे में सोक्रेटिस बताएंगे। उसके बाद अगर आप नहीं पियोगे तो उससे क्या फायदे होंगे उसके बारे में बताएंगे। और लास्ट में अपनी कन्वर्सेशन से, बातों ही बातों में, वह जो अगला व्यक्ति है जिसके साथ वो बातें कर रहे थे उसके माइंड में बैठा देंगे कि हाँ शराब पीना गलत बात है। इस तरह की जो मेथड होती थी सोक्रेटिस की, उसे ही कहते थे डायलेक्टिकल मेथड। कोई जबरदस्ती नहीं करते थे। उन्होंने कहा कि सूर्य पूर्व से निकलता है तो सिर्फ मानो नहीं कि सूरज पूर्व से निकलता है। सनराइजेस इन द ईस्ट इज नॉट ट्रूली ट्रूथ इफ यू डोंट एग्जामिन इट। उसको आप विचार करो कि यह पूर्व से क्यों निकलता है, हमारी ज्योग्राफी क्या है, अर्थ रोटेट कैसे करती है, इन सब चीजों के बारे में वो विचार करते थे। और विचार करने के बाद अंत में जो एक वक्तव्य आता था, जो एक सॉल्यूशन आता था, उसे ही बोलते थे कि यही क्या है, असली ट्रुथ है। जो सोक्रेटिस की मेथड थी, सोक्रेटिस की डायलेक्टिकल मेथड, उसे ही इंक्वायरी की, उसे ही कहा जाता था इलेंचस या क्रॉस एग्जामिनेशन मेथड, बट विच हैज कम टू बी नोन एज सोक्रेटिक मेथड और सोक्रेटिक डिबेट। इसे ही हम सोक्रेटिक मेथड या सोक्रेटिक डिबेट भी कहते हैं। इस परहैप्स हिज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड एंड्यूरिंग सिंगल कंट्रीब्यूशन टू वेस्टर्न थॉट्स। जो मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि पाश्चात्य फिलोसॉफी, जो वेस्टर्न थिंकिंग थी सोक्रेटिस के पहले की, वह बहुत अलग थी। रिलीजियस टेक्स्ट, धार्मिक ग्रंथों में जो लिख दिया मतलब आपको वो मानना ही मानना है। परंतु सोक्रेटिस कहते थे ऐसे मत मानो, आप उस पर विचार करो, आप उसको सोचो कि ये क्यों हो रहा है, ऐसा लिखा हुआ है तो क्यों लिखा हुआ है। इन सब के विचार करने के बाद ही आप उसको क्या करो, फॉलो करो। और सोक्रेटिस कहते थे द सोक्रेटिक मेथड इज कोऑपरेटिव आर्ग्यूइंग डिबेट बिटवीन पर्संस दैट इज सेंटर्ड ऑन आस्किंग एंड आंसरिंग क्वेश्चंस इन ऑर्डर टू फोस्टर क्रिटिकल थिंकिंग एंड पुल आउट आइडियाज एंड अंडरलाइंग एजम्पशंस। कि जो भी हमारे विचार हैं, जो भी हमारे एजम्पशंस हैं, उसके बारे में हम बातें करना शुरू करें। बीच में जिसे भी एक सवाल पूछना है वो बीच में खड़ा हो जाएगा, अपने उत्तर देते रहेगा। यहाँ जो भीड़ रहेगी वो उनसे क्रॉस एग्जामिनेशन करेगी, अच्छा आप ये बोल रहे हैं तो ऐसा क्यों, उसका उत्तर फिर वो देगा। फिर सवाल पूछे जाएंगे, हाइपोथेसिस, एंटी हाइपोथेसिस, मतलब आपके उत्तर उनके सवाल, सवाल जवाब, सवाल जवाब, सवाल जवाब, और अंत में जो आएगा वही होगा फाइनल आंसर, दैट इज ट्रुथ। जो सोक्रेटिस की डायलेक्टिकल मेथड थी उसके कुछ की कंपोनेंट्स ये थे कि एज अ डायलेक्टिकल अप्रोच द सोक्रेटिक मेथड एम्प्लॉयज क्वेश्चंस टू प्रोब पीपल्स वैल्यूज, प्रिंसिपल्स एंड बिलीव्स, कि आपके क्या बिलीव होने चाहिए, क्या आपके प्रिंसिपल्स होने चाहिए, वो किससे निकलेंगे। यही आपकी सवाल जवाब की विधि जो है, एक डायलेक्टिकल मेथड जो है, उसी से ही निकले जाएंगे और वही आपको क्या करना है, अपने जीवन में अडॉप्ट करना है। अब आप समझिए कि सोक्रेटिस इतने रिवॉल्यूशनरी फिलोसोफर थे जो किसी भी जो पुरानी चीजें लिखी गई है उन पे विचार नहीं करते थे, सब चीज पे क्वेश्चंस करते थे। कि धर्म में कुछ लिखा हुआ है, धार्मिक ग्रंथों में कुछ लिखा हुआ है, धर्म ने कुछ बातें बोली तो नहीं, मैं नहीं मानूंगा, इस पे मैं पहले विचार करूंगा और जो सत्य होगा वही मानूंगा। यह समय है आज से 2500 साल पहले, लगभग 400 BC का वह समय है जहां पे उस समय के जो राजा लोग थे, वह जो सोक्रेटिस थे, उन्हें अपने लिए एक चैलेंज के तौर पे देखने लगे कि यह तो युद्ध को भड़का रहे हैं। जो पहला आज की जो युद्ध थी, जो आज के युवा हैं उस समय के, वो बोलने लगे कि ये इन्हें क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं सोक्रेटिस। क्यों? क्योंकि उन्हें सवाल पूछने पे मजबूर कर रहे हैं। सोक्रेटिस उन्हें सिखा रहे थे कि आप हर चीज को मानो नहीं, उसके लिए सवाल पूछो। और उस समय जो राजा थे, उस समय जो प्राइस्ट थे, उस समय की जो एलाइट क्लास थी, वो कहने लगे अगर लोग ऐसे ही सवाल पूछने लगे तो फिर हमारी जो दुकान चल रही है, जिससे हम लोगों को बस बहला फुसला के अपना आगे जीवन जी रहे हैं, यह तो बंद हो जाएगी हमारी दुकान। लोगों को जब ज्ञान आ जाएगा, जब लोग सोचने लगेंगे, विचार करने लगेंगे, तो हम पे हर चीज पे क्वेश्चन करने लगेंगे। और इसी से ही सोक्रेट्स के ऊपर क्या कर देते हैं, एक मुकदमा छेड़ देते हैं कि सोक्रेट्स क्या कर रहे हैं, यहाँ के ग्रीस और एथेंस के लोगों को क्या कर रहे हैं, करप्ट कर रहे हैं, यहाँ के जो युवा हैं उन्हें भड़का रहे हैं, उन्हें बिगाड़ रहे हैं।
और इसी के ही साथ सोक्रेटिस का ट्रायल और डेथ शुरू हो जाता है। सोक्रेटिस के ऊपर ट्रायल आया कि आप क्या कर रहे हो, यहाँ के युवाओं को बिगाड़ रहे हो, उन्हें गलत जानकारियां दे रहे हो, और उनके खिलाफ क्या हुआ, वहां के जो एलाइट क्लास थे उन्होंने सोक्रेटिस के खिलाफ मुकदमा शुरू कर दिया। सोक्रेटिस के खिलाफ जो मुकदमा शुरू किया था उसमें हम देखते हैं कि सोक्रेटिस फेस चार्जेस ऑफ इम्पिटी नॉट बिलीविंग इन द गॉड्स ऑफ द सिटी। जो ग्रीस थी, ग्रीस की कैपिटल एथेंस में जो इनका जहां रहते थे उसे सिटी ऑफ गॉड्स कहा जाता था, और वो मानते थे कि आप भगवान ने जो चीजें लिखी है उस पर आप क्या कर रहे हो, क्वेश्चन कर रहे हो, और इसी के ही आधार पर उससे क्या हो गया, उन पे ट्रायल मुकदमा शुरू हो गया। And you are corrupting the youth of Athens by encouraging them to question authority and traditional beliefs। आप जो यहाँ के यूथ हैं एथेंस के, उन्हें आप क्या कर रहे हो, करप्ट कर रहे हो, कि उन्हें सवाल पूछने के लिए बोल के, कि आप जो पहले से बिलीफ्स हैं, जो पहले से मान्यता है, उसके ऊपर सवाल पूछने के लिए उनको जो सिखा रहे हो, यह उनको आप करप्ट कर रहे हो वहां के यूथ को। और मुकदमा शुरू होता है। जो 500 एलाइट क्लास वहां के जो थे उन्होंने एक जूरी बनाई और जूरी बना के मुकदमा शुरू किया, और इसमें जो सोक्रेटस थे उन्हें दोषी पाया गया कि आप क्या हो, आप एक गलत काम कर रहे हो, और इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको हम मौत की सजा देते हैं। और उस समय जो मौत की सजा देते थे वह देते थे कि आपको जहर का प्याला पीना पड़ेगा। हेमलॉक, आपको पॉइजनस हेमलॉक मतलब ही होता है जहर का प्याला आपको पीना पड़ेगा। और ये जो आप पिक्चर देख पा रहे हो, यह पिक्चर वही है कि सोक्रेटस को जहर का प्याला दिया जा रहा है। सोक्रेटस के पास उस समय ऑप्शंस थे कि वह या तो शहर छोड़ के जा सकते थे, सोक्रेटस बहुत फेमस हो चुके थे उस समय, बाहर तक के भी वो दूसरे स्टेट्स में भी फेमस थे, तो वो अपना एथेंस छोड़ के कहीं और भी जा सकते थे, या जो वहां के राजा थे, जो प्राइस थे, वो जैसी बातें कर रहे थे उनको मान सकते थे कि ठीक है, मैं जो सिखा रहा हूं वो गलत है, आप मुझे मेरी जान बख्श दीजिए और मैं इसके बाद लोगों को यह सारी चीजें, यह शिक्षा नहीं दूंगा। लेकिन सोक्रेटस की सबसे बड़ी बात यही थी कि सोक्रेटस ने कभी ऐसा नहीं किया। सोक्रेटस ने बोला कि अगर आप मुझे मारना चाहते हो तो मार दीजिए, मैं खुशी खुशी जहर का प्याला पी लूंगा और मेरी जो शिक्षा है वह क्या हो जाएगी, अमर हो जाएगी। और ऐसा ही हुआ। ही कामली एक्सेप्टेड हिज फेट, refusing opportunities to escape and adhering to the laws of the city state, and he had spent his life inquiring into and critiquing. Socrates that become a symbol of intellectual integrity and the pursuit of truth despite opposition from the society and the state। और जैसे जैसे समय बीतता गया वैसे वैसे सोक्रेटस की जो फिलोसॉफी थी वह एक रिवॉल्यूशन लाती गई लोगों के विचार में, और सोक्रेटस की जो मौत थी, उनकी जो डेथ थी, वही लोगों के लिए एक सिंबल बन गई इंटेलेक्चुअल इंटीग्रिटी का। इसीलिए सोक्रेटस ने ही जानबूझ के ये जो मौत का प्याला जो उन्हें पीना था उसे जानबूझ के अडॉप्ट किया था कि मेरी शिक्षा बाद में लोगों के लिए क्या हो जाएगी, लोगों के लिए एक प्रेरणा का काम करेगी। हम देखते हैं सोक्रेटस के कुछ विचार, कुछ उनके जो कोट्स थे, जो उन्होंने बातें कही, और उन सोक्रेटस के बहुत सारे विचार थे, उसमें से कुछ हम बातें प्रमुख लिखे हुए हैं। जैसे सोक्रेटस कहते थे, इट इज बेटर टू चेंज एन ओपिनियन देन टू परसिस्ट इन अ रॉन्ग वन। अगर आपका विचार गलत है तो उससे बहुत अच्छी बात है कि अपना जो ओपिनियन है वो चेंज कर लीजिए, एक गलत विचार के साथ रहने से अच्छा। सोक्रेटस कहते थे, अंडरस्टैंडिंग अ क्वेश्चन इज अ हाफ आंसर। अगर आपने सवाल को सही तरीके से समझ ही लिया तो ही आपको आधा जवाब मिल चुका है। सोक्रेटस कहते थे, देयर इज ओनली वन गुड नॉलेज एंड वन इविल इग्नोरेंस। एक ही सही है, एक ही सत्य है, एक ही अच्छाई है, वह है ज्ञान, नॉलेज, और एक ही कमी है, एक ही बुराई है, एक ही एविल है, वो है इग्नोरेंस, किसी भी चीज को इग्नोर करना। हम जीवन में भी अगर किसी चीज को इग्नोर कर रहे हैं, पढ़ाई को इग्नोर कर रहे हैं, वह एक इविल है, और अच्छाई एक ही है, वह है नॉलेज, ज्ञान को प्राप्त करना। सोक्रेट्स कहते थे, आई कैन नॉट टीच एनीबडी एनीथिंग, आई कैन ओनली मेक देम थिंक। मैं किसी को कुछ चीज सिखा नहीं सकता, मैं सिर्फ उन्हें विचार करने के लिए क्या कर सकता हूं, प्रेरित कर सकता हूं। और लास्ट सोक्रेट्स का एक बहुत अच्छा कोट जो कहते थे, स्ट्रॉन्ग माइंड डिस्कस आइडियाज, एवरेज माइंड डिस्कस इवेंट्स एंड वीक माइंड्स डिस्कस पीपल्स। जो स्ट्रॉन्ग माइंड्स रहते हैं वो हमेशा आइडियाज का डिस्कशन करते हैं, जो एवरेज माइंड्स रहते हैं वो हमेशा इवेंट्स की, अच्छा यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, यहाँ पे ये क्यों हो रहा है, इसके बारे में विचार करते हैं। और जो वीक माइंड्स रहते हैं, जो कमजोर दिमाग वाले रहते हैं, वो एक दूसरे की, लोगों के बारे में बातें करते रहते हैं, जो चुगली करते रहते हैं कि वो ऐसा, वो बुरा, ये अच्छा, वो बुरा। ये सब वीक माइंड्स वाले लोग करते हैं, और यही सोक्रेटस के विचार थे। इस तरह से यहाँ ये सारी चीजें सोक्रेटस के बारे में कंप्लीट होती है। लास्ट में सोक्रेटस का हम कंक्लूजन देख लेते हैं कि सोक्रेटस के बारे में
कि जो सोक्रेटिस थे वो impacted many of the major philosophical movements and school that followed him, notably the Platonism of his chief disciple. सोक्रेट्स की जो फिलोसॉफी थी उसके बाद से एक नई क्रांति आई फिलोसॉफी में, दर्शन शास्त्र में एक नई क्रांति के जन्म कहा किसे कहा जाता है, सोक्रेटस को कहा जाता है। और इसके बाद नए नए विचार अडॉप्ट करने लगी वेस्टर्न फिलोसॉफी में। इसी के ही बाद आए प्लेटो जो इनके शिष्य थे और उनके जो विचार थे जिसे प्लेटोनिज्म कहा गया, जो सोक्रेट्स के विचार से ही प्रभावित थे। प्लेटो के फिर शिष्य हुए एरिस्टोटल, उनने भी जो विचार अपने अडॉप्ट किए वो सोक्रेटस की ही फिलोसॉफी से अडॉप्ट किए और यही सोक्रेटस के बारे में था। सोक्रेटस के लास्ट में एक कोट हम देखते हैं। सोक्रेटस कहते थे, फॉलिंग डाउन इज नॉट अ फेलियर, फेलियर कम्स व्हेन यू स्टे वेयर यू हैव फॉलन। अगर आप असफलता पा रहे हो, अगर आप गिर जा रहे हो तो कहीं पे गिर जा रहे हो, वो आपकी असफलता नहीं है। असफलता तब है जब आप जहां पे गिरे और वहीं पे ही रुक गए, आप वहां से आगे नहीं बढ़े, वही एक असफलता है। और इन्हीं सोक्रेटिस की शिक्षा को हमें भी अपने जीवन में अडॉप्ट करना चाहिए और इसीलिए ये आपको सिलेबस में दिया हुआ है। यहाँ पे ये टॉपिक हमारा कंप्लीट होता है। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसी तरह से वेस्टर्न फिलोसॉफिकल थिंकर में हमने फर्स्ट जो टॉपिक था वो कंप्लीट किया। थैंक यू।